नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान जीके के वन लाइनर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों जो ये सीरीज चलेगी इसमें लगभग 11,000 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि माउंट आबू में कौन सा जैन मंदिर स्थित है। तो दोस्तों माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। आबू नगर से 1.5 मील दूर 5 जैन मंदिर बने हुए हैं। कितने जैन मंदिर है? 5 जैन मंदिर। मंदिरों का समूह होने के कारण इस स्थान को देवताओं का बाड़ा या दिलवाड़ा कहा जाता है। यानी 5 मंदिरों का समूह होने के कारण इस स्थान को क्या कहा जाता है? देवताओं का बाड़ा कहा जाता है। ये मंदिर आबू पहाड़ के नीचे जालीवाव नामक स्थान से लाए गए संगमरमर से बने हुए हैं। पहला मंदिर गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी के मंत्री और सेनापति विमल शाह ने 1031 में बनाया था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ यानी ऋषभ देव को समर्पित है। जो पहला मंदिर है वो ऋषभ देव जी को समर्पित है और ये किसने बनाया था? राजा भीमदेव सोलंकी के मंत्री और सेनापति विमल शाह ने 1031 में बनाया था। अगला है दूसरा, यानी इस समूह का दूसरा मंदिर है वो 22वें तीर्थकार नेमिनाथ का है। इसका निर्माण 1230 ईस्वी में वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने प्रमुख शिल्पी शोभन देव की देखरेख में करवाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हमें ये जानकारी याद रखनी है। दूसरा है राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक है आपकी कछावा शासक की प्राचीन राजधानी थी। तो दोस्तों ये था आपके आमेर दुर्ग। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर या गुर्जर समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों आपके है चरी नृत्य। किशनगढ़ के पास है वो गुर्जरों का चरी नृत्य प्रसिद्ध है, जिसमें सिर पर कलश लेकर नृत्य किया जाता है। आपके फल्गुबाई का संबंध है वो आपके चरी नृत्य से है। राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था। तो उसका नाम था आपके बाबर। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है। तो दोस्तों पीली नगरी है वो जोधपुर को कहा जाता है। अगला है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों ये आपके भील समुदाय से संबंधित है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को हराकर अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी आपके 1303 में हुई थी। हम दोस्तों देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में राणा रतन सिंह के समय, राजा कौन थे? राणा रतन सिंह थे, के समय चित्तौड़ पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण एक तो पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी आपके अलाउद्दीन खिलजी की थी, जबकि वास्तव में इस आक्रमण का कारण है वो अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी। खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद उसे अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया और इस दुर्ग का नाम है वो खिजराबाद रखा गया था। अगला है किस चहामान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी। तो दोस्तों बिसलपुर की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल यानी सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये आपके थे अली खान, यानी नवाब महमूद इब्राहिम अली खान ने सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक में करवाया था। अगला है किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी के मंदिर का निर्माण कराया। राजा दिगव ने। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। ये थे आपके जमनालाल बजाज। अब देखते हैं 1931 में कपूरचंद पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल का गठन किया। तो जो राज्य का पहला प्रजामंडल था, तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य का पहला प्रजामंडल, तो दोस्तों राजस्थान का पहला प्रजामंडल आपके जयपुर प्रजामंडल, स्थापना 1931 और कपूरचंद पाटनी के द्वारा। 1937 में जमनालाल बजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया, यानी इसी प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष और एडवोकेट चिरंजी लाल मिश्रा उपाध्यक्ष चुने गए थे। हीरालाल शास्त्री महामंत्री, कपूरचंद पाटनी को संयुक्त मंत्री घोषित किया गया था।
1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित किया था, जिस पर रियासतों ने प्रतिबंध लगा दिया था। 11 फरवरी 1939 को बेराट के निकट जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो दोस्तों ये किया था आपके विजय सिंह पथिक ने। अगला है राजस्थान में भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक आर्थिक संगठन कौन सा था? ये था आपके संप सभा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोविंद गुरु द्वारा संप सभा की स्थापना कब की गई थी। 1922 में राजपूताना के गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? ये आपके रॉबर्ट हॉलैंड थे। पलाया झीलों के बारे में, तो दोस्तों पलाया झील है राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो दोस्तों थार के मरुस्थल में। अगला है थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें बरखान कहा जाता है। अगला है बरखान क्या है? तो दोस्तों बरखान एक अनुप्रस्थ व अर्धचंद्राकार आकृति का बालू का स्तूप है, जिसके दोनों किनारे आगे की ओर सींग के रूप में निकले होते हैं। इसका पवन मुखी ढाल सामान्य और पवन विमुखी ढाल अत्यधिक खड़ा रहता है। अगला अरावली पर्वतमाला का विस्तार, तो दोस्तों इसका विस्तार है वो आपके इस तरह के देखें तो दोस्तों गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली तक है, दिल्ली के रायसीना हिल्स तक। अगला है कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? ये आपके है अरावली पर्वत। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो दोस्तों ये होती है आपके माउंट आबू पर। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध, दोस्तों हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से है। कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? तो दोस्तों ताल छापर का भ्रमण करना चाहिए, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। अगला है राजस्थान में सेवण शब्द, तो दोस्तों सेवण शब्द का संबंध घास से है। 19वीं पशुगणना आपके 2012 में और 20वीं पशुगणना कब हुई थी? आपको कमेंट में उसमें बताना है। तो दोस्तों पशुगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो आप इसमें ऐड करके बता सकते हैं यदि आपको याद हो तो। अगला है स्थानांतरित कसी को राजस्थान में किस नाम से? तो दोस्तों वादरा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कसी को। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है कौन से राज्य को? तो दोस्तों राजस्थान को कहा जाता है। अगला 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया? धौलपुर में रिकॉर्ड किया गया। झीलों की नगरी, तो दोस्तों यह आपके कहा जाता है उदयपुर को। कौन सा धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो दोस्तों आपके जे संबंध है वो आपके धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। अगला है कौन सा विद्युत केंद्र राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के स्वामित्व या संचालन के अधीन नहीं है? तो दोस्तों अगुचा वाला नहीं है। बाकी आप देखते हैं तो आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन विद्युत घर है, आप देख सकते हैं सूरतगढ़ है, छाबड़ा है, धौलपुर है, रामगढ़ है। लघु जल परियोजनाएं हैं, जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर, माही, गिरल और आपके हो गया काली सिंध और कोटा सुपर थर्मल पावर, ये आपके है वो आपके राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन है। अगला है अविका कवच बीमा योजना, तो दोस्तों किसके लिए है? तो दोस्तों जो भेड़ प्रजनक है उनके लिए ये योजना है। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र या गैस पावर स्टेशन किस जिले में? रामगढ़ वाला आपके हो जाएगा जैसलमेर। अगला है कौन सी योजना दिव्यांग के लिए नहीं है? तो दोस्तों रश्मि योजना दिव्यांग के लिए नहीं है। आस्था योजना, समावेशी योजना और पोलियो सुधार शिविर योजना, ये सभी योजनाएं हैं वो आपके दिव्यांग जो विकलांग वगैरह है जिनका कोई अंग भंग हो गया है उनके लिए ये योजना है। अगला है कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? तो दोस्तों समावेशी शिक्षा का एक घटक नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपके अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था ये तो सही है, मूल्यांकन शिविर आयोजित ये भी सही है, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था ये भी सही है, जागरूकता के लिए चल वाहन या मोबाइल वैन की व्यवस्था ये इसमें क्या है? गलत है। अगला है किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना शुरू की गई थी? 2009 में सीएम बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना शुरू की गई थी। अगला है राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? यह आपके है देवस्थान विभाग। अगला है राजस्थान में पूर्व सैन्य कर्मियों के हित लाभों के लिए समेकित निधि की प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अगला है राजस्थान राज्य विधानसभा में
वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां अस्तित्व में है? तो दोस्तों 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त 17 समितियां अस्तित्व में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब आपको बताना है, नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें हटा कौन सकता है आपको बताना है। यदि आप देखते हैं कि अभी बाबूलाल कटारा जी को हटाया क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, सदस्य और आपके अध्यक्ष को। और दोस्तों सदस्य और अध्यक्ष की बात की जाए तो आरपीएससी की सदस्य हैं वो आपके सदस्य 7 होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। कुल मिला के 7 एक और 8 कुल होते मेंबर होते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बना? 1994 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है, सही नहीं है। तो दोस्तों अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य के सचिव स्तर से नीचे नहीं होते हैं। आयोग में 2 उपाध्यक्ष, तो इसमें क्या है, गलत होगा। अगला है, राजस्थान के लोकायुक्त अध्यक्ष के रूप में केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें न्यायाधीश भी हो सकता है। अब प्रावधान हो चुका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा आप इसमें न्यायाधीश की भी, यानी जो न्यायाधीश है उसकी भी, यानी मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जा सकती है। अगला, राजस्थान के लोकायुक्त किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त है वो आपके राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर के विरुद्ध जांच कर सकते हैं। किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था। अगला है, दिलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही में, हिरणी महादेव मंदिर, तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिरणी महादेव मंदिर आपके भीलवाड़ा, हिरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर। अगला है, सही मिलान नहीं खाता, तारागढ़ बूंदी और तारागढ़ अजमेर में भी है, गागरोन झालावाड़ में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ आपके हो जाएगा राजसमंद में, नहीं कि उदयपुर में। ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जड़ूलो चढ़ाना कहा जाता है। सुरलिया आभूषण, सुरलिया आभूषण है वो कान में पहना जाता है। अब दोस्तों हमारे महिलाएं उस शरीर पे कौन कौन सा आभूषण धारण करती है उसके बारे में हम देखते हैं। स्त्रियों के आभूषणों में सिर में बांधे जाने वाले, तो दोस्तों जेवरों की बात की जाए तो बोर है, शीशपुल है, रकड़ी है, टिकड़ा है, नामों से पूरे लेखों में अंकित किया गया है। गले व छाती की बात की जाए तो दोस्तों तुलसी है, बजटी है, हादरो है, हांसली, तिमणिया है, पोल है, चंद्रहार है, कंठमाला है, हाकर है, चंपाकली, चंपकली है, चंपाकली, हंसहार है, सरी है, कंठी है, झालरों के तौर मूल्यों का लेखा है। कानों की बात की जाए, कर्ण फूल है, पीपल पत्थर है, फूल झुमका है, अंगोटिया है, झेला है, लटकन है। हाथ की बात की जाए तो कड़ा है, कंकन है, नोगरी, चाट, गजरा, चूड़ी। अंगुलियों की बात की जाए दामड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगुली है दामड़ा में, हथपान है, छड़ा है, बिछी है। पैरों की बात की जाए तो दोस्तों कड़ा है, लंगर है, पायल है, पायजेब है, और नुपुर का विशेष तौर पर नुपुर और नेवरी है वो पैरों के हैं, दामड़ा अंगुलियों के हैं, ये आप याद रखेंगे। नत, वारी, कांटा और चुनी और चौंप से सुसूचित किया जाता है। कमर में कंडोरा व कंगनी का प्रयोग किया जाता है। एक होती है चौंप, एक होती है चूंप। तो दोस्तों जो चूंप होती है वो आपके यदि दांत में आप बिंदी देखते हैं तो वो आपके दांत में पहनी जाती है। चूंप के ऊपर बिंदी है, दांत के नाम में बिंदी, आप ऐसे याद रखेंगे, ये आपके दांत में लगाई जाती है। संत पीपाजी का जन्म आपके गागरोन दुर्ग में, यानी गागरोन झालावाड़ में हुआ था। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन होता है? माघ पूर्णिमा के दिन होता है। बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर जिले के आसपुरा तहसील के आपके नवातपुरा नामक स्थान पर लगता है। माघ पूर्णिमा यानी शिवरात्रि को लगने वाला ये मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर नाम है भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। अगला है, विभिन्न नृत्यों के रूप में और सत्य कथन बताना है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में से संबंधित है, सही। कच्छी घोड़ी, नकली घोड़ी का प्रयोग शामिल किया जाता है। राई बुढ़िया, कालबेलिया, तो दोस्तों ये आपके इसमें गलत होगा। तेरा ताली है नृत्य और आपकी कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, यानी कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा। अगला है, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। तो दोस्तों ये आपकी विजयधाम था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किले, तो दोस्तों जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो 6 दुर्गों को शामिल किया था
आपके 2013 में। तो दोस्तों जिनमें जैसलमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन और रणथंभौर और आमेर के दुर्ग शामिल थे। 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति बैठक में जयपुर की चार दीवारी परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। 2010 में आपके जो जंतर मंत्र की वेधशाला है उसे भी आपकी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तो आप 3 डेट याद रखेंगे, 10, 19 और 13। बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम तो दोस्तों गोविंद गुरु विश्वविद्यालय। अगला है, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो दोस्तों कोटा के पास। अगला है, जांगल प्रदेश का भाग तो दोस्तों बीकानेर। अगला है, योध्या आपकी गणतंत्रीय कबीला है, आपकी उत्तरी भाग हनुमानगढ़ और गंगानगर में शासन किया था इन्होंने। अगला है, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबार में था? यह आपकी विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। ललित विग्रहराज नामक नाटक का लेखक सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। तो दोस्तों ललित विग्रहराज नामक नाटक है वो आपके किसने लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। स्वयं विग्रहराज जिसका उपनाम बिसलदेव था भी हेरिकेली नामक नाटक लिखा करता था। यानी विग्रहराज जी है वो आपके स्वयं एक लेखक थे और उन्होंने भी हेरिकेली नाटक नाम से बहुत से नाटक लिखे थे जो अजमेर में उसके द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला में सरस्वती कंठाभरण की दीवारों पर लिखवाया गया था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन का यानी 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। अगला है, 8वीं से 12वीं सदी में समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकांश अक्ष पटलिका का संबंध। तो दोस्तों अक्ष पटलिका तो दोस्तों राज्य में आयु व्यय का जो ब्यूरो रखने वाला अधिकारी होता था उसे अक्ष पटलिका कहा जाता था। अपराजित के शिलालेख के रचयिता आपके गजोधर थे। आबू के अभिलेख के दीपचंद थे। अगला है, राय सिंह की परिस्थिति का संबंध बीकानेर के शासकों से है। आपके कदमवास या केमास किस राज्य के समय इनके मुख्यमंत्री थे? आपके पृथ्वीराज चौहान के समय। अगला, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कुंभा प्रसिद्ध थे। अगला है, कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था। कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों बिंदुलाल भट्टाचार्य संबंधित नहीं थे। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राजसिंह और मेहता तकसिंह ये सभी है वो आपके द्वितीय जांच आयोग से संबंधित थे। अब देखते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिजोलिया के किसानों की कष्टों की जाँच के लिए कि आपके भवानी दयाल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय और एक अध्यक्ष थे तो 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों मेवाड़ के महाराणा द्वारा बिजोलिया के लिए अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया गया जिसमें ठाकुर अमर सिंह और न्यायाधीश अफजल अली, मांडलगढ़ का हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य शामिल थे। इसके बाद महाराणा ने एक अन्य आयोग का गठन किया जिसमें आपके सदस्य थे ठाकुर राजसिंह, मेंद्राज सभा का प्रधान रमाकांत मालवीय और तख्त मेहता थे। अगला है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना हुई? 1922 में। अगला है, नानक भील और देवीलाल गुजर का संबंध दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से है। अब देखते हैं, बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1922 में राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नैनोराम शर्मा द्वारा किया गया। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन थे? आपके नैनोराम शर्मा थे। कहाँ से हुआ था? बूंदी से हुआ था, 1922 में हुआ था। प्रमुख केंद्र है और डाबी, बरड़ और निमाणा और गरदड़ा थे। हथियारबंद महिलाओं द्वारा सभाओं की सुरक्षा यहाँ के किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। अगला है, राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता भंवरलाल सरोणकार ने को महिलाओं ने पुलिस सुप्रिटेंडेंट की गिरफ्तारी से छुड़वा लिया। अगला है, चौधरी ने बूंदी राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार नामक एक पैम्फलेट प्रकाशित करवाया था। किसानों द्वारा अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहने के लिए पवित्र गंगा की शपथ ली थी। 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक गांव में पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें नानक भील और देवीलाल गुजर मारे गए थे। कौन थे? इकराम हुसैन। मांगलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी नामक, तो दोस्तों अर्जी नामक शीर्षक से एक गीत किसने लिखा था? माणिकलाल वर्मा। ये भी आप याद रखेंगे, अर्जी नाम से शीर्षक से एक गीत किसने लिखा? आपके माणिकलाल वर्मा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंचाई किस जिले में है? तो दोस्तों आपके सिरोही जिले में है। अगला है, बांगर प्रदेश, तो दोस्तों आपके शेखावाटी अंचल। बीकानेर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष आपके मंगाराम वेद था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को मंगाराम वेद ने की थी। लक्ष्मीदास स्वामी को मंत्री तथा
भिक्षालाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। बाबा मुक्ता प्रसाद को प्रजामंडल के बाहर रहकर ही सब प्रकार की सहायता देना स्वीकार किया गया था। बीकानेर से निर्वाचित होने के बाद मगाराम वेद ने कलकत्ता जाकर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। अब प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो आपके लक्ष्मी देवी आचार्य को बनाया गया था। तो दोस्तों कौन सा प्रजामंडल है जिसका पुनर्गठन है वो आपके राजस्थान से बाहर हुआ था, ये आपके बीकानेर प्रजामंडल। अगला है गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों सिरोही में आपके चलगढ़ चोटी है, तारागढ़ अजमेर में है, आपके जयपुर खो में है, और सीकर में आपके कौन से रघुनाथगढ़ है, यानी कि आपके गुरु सीकर है आपके कहाँ पे, सिरोही जिले में है। अगला है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है वो प्राचीनतम है, अरावली। अगला वन्य जीवों को संरक्षण के लिए कार्य और कार्यों की पहचान, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना, वन्य जीवों के शिकार व रोक और वन रोपण करना। अगला है इमारती लकड़ी के लिए। तो दोस्तों सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक, बांसवाड़ा जिले में। अगला है सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है झालावाड़ में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके बाघ परियोजना के अंतर्गत, और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर जिले में। अगला है 2012 के अनुसार पशु राजस्थान सर्वाधिक पाले जाते थे, बकरी। अगला है प्रमुख व्यवसाय राजस्थान के लोगों कृषि है। अब परियोजनाओं के बारे में देखें, शिमलेत नहीं पूछा है। तो दोस्तों काली सिंध परियोजना उदयपुर में नहीं है, जाखम आपके कहाँ प्रतापगढ़ में, जुआएं आपके पाली में, कोठारी आपके भीलवाड़ा में। अब आपको बताना है काली सिंध परियोजना कहाँ पे है। अगला है कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में, तो दोस्तों 75%। आमेर का किला तो दोस्तों आपके जयपुर में। अगला है इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु हनुमानगढ़ है। अगला है सूरतगढ़ तापी विद्युत केंद्र की पहली इकाई को अपना वाणिज्यिक संचालन आरंभ किया था जनवरी 2001 में। तांबा सेमेल्स्टर तो दोस्तों आपके कहाँ पे है, आपके झुंझुनू में है सेमेल्टर। अगला है देबारी जस्ता आपके परगलाख, ये आपके उदयपुर में। अगला है दोस्तों आपके कि नमक श्रम कल्याण योजना 2009 में, पन्ना दाय जीवन अमृत योजना 2002 में। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में जाना जाता है, और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें जाना जाता है या रहते हैं ये, और अध्यक्ष अरावली बोर्ड के प्रबंध, ये इसमें क्या है, ये राज्यपाल नहीं रहते हैं। कार्यकाल के अनुसार देखें तो दोस्तों हरिदेव जोशी है, उसके भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। चुनावों के बारे में देखें तो दोस्तों राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ, तो दोस्तों ये चुनाव हुआ था 1952 में। अगला है राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के बीच हुए थे, ये आपको डेट याद रखनी है। 7 कांग्रेसी सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। 153 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, याद रखना है। 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा चुनाव का गठन कब हुआ था, तो 29 फरवरी 1952 को हुआ था। 160 में से आपको पता है 153 पर भी चुनाव हुए थे, केवल 7 सदस्यीय निर्विरोध चुने गए, तो 153 सीटों पर चुनाव हुआ था। और 160 सदस्यीय जो प्रथम विधानसभा, इसका गठन कब हुआ, 29 फरवरी 1952। 160 सदस्यों में से 139 सामान्य की थी, 16 अनुसूचित जाति जनजाति और 16 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति की थी। झुंझुनू क्षेत्र के कांग्रेस विधायक नरोत्तम लाल जोशी को आपके क्या बनाया गया था, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। गिरवा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ के टिकट पर निर्वाचित श्री लाल सिंह सक्तावत को उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे विधानसभा के, नरोत्तम लाल जोशी, कहाँ से थे, झुंझुनू क्षेत्र से थे। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, श्री लाल सिंह सक्तावत को बनाया गया, वो आपके भारतीय जनसंघ से थे और गिरवा क्षेत्र से थे, यानी उदयपुर वाले क्षेत्र से। अगला है बीकानेर तहसील क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय विधायक कुंवर जसवंत सिंह को आपके प्रतिपक्ष का नेता चुना गया, ये भी आप 3 बात आप याद रखेंगे। 1952 विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान में विधानसभा कांग्रेस को 160 में से केवल 82 स्थान ही मिले थे। शेष दलों की बात की जाए तो दूसरे नंबर की पार्टी सबसे बड़ी थी राम राज्य परिषद, ये भी आप बात याद रखेंगे। 24 सीटें इन्हें मिली थी। अब देखते हैं दोस्तों कि जयनारायण व्यास ने 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, एक तो जोधपुर के सरदारपुरा से और जालोर के आहोर से, लेकिन किंतु दोनों स्थान से क्या हुए, चुनाव हार गए। विजय सिंह पथिक, गोकुलाल आसावा, युगल किशोर चतुर्वेदी और पंडित अभिन हरि जैसे नेताओं को भी जयनारायण व्यास के तरह प्रथम विधानसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था।
प्रतीक जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और टीकाराम पालीवाल महुआ व आपके मलार नाचोड़ नामक 2 विधानसभाओं से विजयी रहे थे टीकाराम। अब देखते हैं कि जयनारायण व्यास को किस प्रकार भेजा जाता है। जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के अतिरिक्त सरदार हरलाल सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कांग्रेस द्वारा 2 जगहों से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया गया था। सरदार हरलाल सिंह ने नवलगढ़ और चिड़ावा विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। नवलगढ़ क्षेत्र में अपनी दीर्घकालीन सेवाओं के बावजूद सरदार हरलाल सिंह ठाकुर भीम सिंह के मुकाबले पराजित हुए थे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में इसी प्रकार के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। कुल मिला के लगभग 11,000 क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद जय भारत। कोई गलती हो तो क्षमा करना।